हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक इम्पोर्टेंट टेक्निक बैलेंस स्कोर कार्ड के विषय में पढ़ेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड जनरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन हम इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसी अप्रोच है जो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस के लिए जो आवश्यक अन्य ड्राइवर्स हैं उनके साथ उनको अच्छी तरह से लिंक करने में मदद करता है। उसके साथ साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेटर और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रदान करने में बैलेंस स्कोर कार्ड का उपयोग किया जाता है। So balance scorecard approach link the core financial goal of the organization with the other drivers that are a determinant of overall success of the organization and ensure a better and comprehensive view about the organization. बैलेंस स्कोर कार्ड ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को और स्ट्रेटजीज़ को इस प्रकार से ट्रांसलेट करता है कि उनको हम मात्रात्मक व्यू, जिन्हें हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रूप में जानते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट करता है। यानी जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की मिशन और स्ट्रेटजीज़ को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रूप में इंडिकेट करता है, उनको ट्रांसलेट करता है। और यही की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो की इंडिकेटर्स हैं यही किसी भी जो बैलेंस स्कोर कार्ड के मुख्य तत्व होते हैं जिनके आधार पर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। The basic contention of the balance scorecard is that financial measures as a standalone indicator cannot provide the total information about the organization. जनरली ये मान के चलता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड की यही धारणा है कि अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स करते हैं तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं देता है, जबकि बैलेंस स्कोर कार्ड के अंतर्गत हम अन्य जो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को, ओवरऑल सक्सेस को प्रभावित करते हैं, उन सबको भी इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं। सो बाय इंटीग्रेटिंग द फाइनेंशियल मेजर्स विद अदर इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव लाइक कस्टमर्स, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ थ्रू ए बेटर कॉम्बिनेशन इफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कैन ड्राइव मोर सक्सेसफुल द परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। न केवल ऑर्गेनाइजेशन अपनी अदर परफॉर्मेंस एरियाज़ को डेवलप कर सकती है, बल्कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी अच्छी तरह से मेज़र कर सकती है। या फिर ये कहें कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है वो 1992 में कैपलन और नॉर्टन के द्वारा दी गई थी। और कैपलन और नॉर्टन के व्यू के अनुसार हम ये कह सकते हैं, उनके अनुसार they argue that the scorecard, balance scorecard for performance measurement is in reality a mixture of financial and non-financial measures that ultimately leads effective assessment of organization performance। यानी कि बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट जो टूल्स हैं हमारे, उनका एक मिक्सचर है, उनका एक मिश्रण है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के इफेक्टिव असेसमेंट को करने में हमारी मदद करता है। सो बैलेंस स्कोर कार्ड इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप्ड बाय कैपलन एंड नॉर्टन इन 1992। द बैलेंस स्कोर कार्ड क्लियरली प्रिस्क्राइब्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मेजर टू बैलेंस इट्स फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए कौन से फाइनेंशियल मेजर्स को, कौन से मेजर्स को जज करना आवश्यक है। सो इट इज़ ए मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रैक द डिग्री ऑफ बैलेंस इन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
there are different perspective of balanced scorecard. Generally we consider 4 perspective when we are using the balanced scorecard approach. इनके अंदर जो 4 प्रोस्पेक्टिव हम सब मुख्य रूप से यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, तो उसमें आता है हमारा लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस प्रोस्पेक्टिव, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं द लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव की। तो लर्निंग और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है उसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसिस करती है, ताकि उनको कंटिन्यूसली उनके जो नॉलेज है उसको डेवलप किया जा सके। अगर इन्हेंस नॉलेज है और उसकी एम्प्लॉय की जो स्किल है वो लगातार बढ़ती है तो वो पॉजिटिव चेंज लाने में, उसकी परफॉर्मेंस को फ्यूचर में पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्पफुल होती है, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी उसकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। सो अकॉर्डिंग टू कैपलन एंड नॉर्टन दे कंसिडर लर्निंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रेनिंग। कैपलन और नॉर्टन के अनुसार जो है लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है ट्रेनिंग की अपेक्षा। तो लर्निंग कहता है कि लर्निंग रिक्वायर्स इन हाउस मेंटर एंड ट्यूटर्स फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज एक्सेस टू देयर सीनियर व्हेन दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग देयर वर्क। लर्निंग को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? लर्निंग को कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो होगा तब बढ़ाया जा सकता है अगर एम्प्लॉय जो है अपने सीनियर्स के साथ जब भी उन्हें अपनी जॉब को करने में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं तो वो उसके साथ संपर्क करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस आधार पर लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है ट्रेनिंग की अपेक्षा। सो थ्रू लर्निंग एम्प्लॉय कैन ग्रो एंड सेल्फ इम्प्रूव। लर्निंग के माध्यम से जो एम्प्लॉय है वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। जो डेवलपमेंट है उसकी अपेक्षा ग्रोथ को ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच माना गया है, क्योंकि ग्रोथ के अंतर्गत न केवल एम्प्लॉय के डेवलपमेंट को शामिल किया जाता है बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स हैं उसके आधार पर इसको मापा जा सकता है। सो ग्रोथ इज़ मोर होलिस्टिक देन डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोस्पेक्टिव है जो बिजनेस प्रोसेस प्रोस्पेक्टिव। तो बैलेंस स्कोरकार्ड suggest employees performance focus on internal business process. Knowledge of internal business process perspective enables the employees to understand the key the business is conducted in the organization, the way of the business is conducted in the organization, the extent of conformance of product and services to customers' need, the mission of the organization and the process of strategic management। जो बिजनेस प्रोसेस प्रोस्पेक्टिव के माध्यम से किसी भी एम्प्लॉय को उसकी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चलता है, कस्टमर्स की नीड उनके अनुसार उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता चलता है, उसके साथ साथ उसकी जो प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की उन सब का भी ज्ञान होता है जो कि उसे कस्टमर्स को अच्छी तरह से डील करने और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्पफुल बनाती है। तीसरा हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है वो है कस्टमर प्रोस्पेक्टिव। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेंट्रिक होती है यानी कस्टमर फोकस्ड होती है, ओरिएंटेशन जो होता है उसका मुख्य रूप से कस्टमर होता है और जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने में सक्षम होती है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी सफलता ईजिली प्राप्त कर सकती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने में सक्षम नहीं है वो सरवाइव करने में भी सफल नहीं हो सकती। तो इसीलिए प्रत्येक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रत्येक एम्प्लॉय है वो अपने कार्यों के आधार पर कस्टमर्स की वैल्यू में एडिशन करता है, यानी वो कस्टमर को जो वैल्यू प्रदान करे उसमें कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी करता है, किसी न किसी तरह से उसमें वैल्यू ऐड करता है। तो इसीलिए प्रत्येक एम्प्लॉय को अपने जो कार्य हैं वो इस तरह से परफॉर्म किए जाने चाहिए कि कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सके, उसके साथ साथ कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दी जा सके। तो इस आधार पर हम कस्टमर पर्सपेक्टिव के आधार पर भी काफ़ी इंडिकेटर्स जो हैं उनको
जज कर सकते हैं, उनको क्वांटिफाइड कर सकते हैं और उसको बैलेंस स्कोर कार्ड में यूज करते हैं। हमारा जो फोर्थ प्रोस्पेक्टिव है वो है फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव। बाकी जो प्रोस्पेक्टिव हैं उन प्रोस्पेक्टिव की तरह ही जो एम्प्लॉयज़, क्रॉस सेक्शन एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इस तरह से कार्य करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव हैं उसको भी पूरा किया जा सके, उसको भी प्राप्त किया जा सके। जैसे कि कुछ फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो है कि एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटी टू एसेस द रिस्क, कैपेबिलिटी टू जस्टिफाई कॉस्ट बेनिफिट, ये सब कुछ क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव को पूरा करने में हेल्पफुल होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन सब के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इन प्रोस्पेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए उसको बैलेंस स्कोर कार्ड में प्रयोग किया जाता है ताकि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। सो thus वी कैन से बैलेंस स्कोर कार्ड ट्रांसलेट स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, स्ट्रेटजी को एक्शन में बदलता है और उसके बाद उन एक्शन के आधार पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डेवलप करता है, सभी प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। इसलिए बैलेंस स्कोर कार्ड जो है सबसे अधिक यूज़ होने वाली और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच है इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। एक तरह से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और साइंटिफिक टूल के रूप में आजकल प्रयोग किया जाता है। अब हम बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच जो है उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच को क्यों यूज़ करती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है वो परफॉर्मेंस के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सबको एकत्रित करने में सहायता करता है, यानी ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी इंडिकेटर्स को शामिल करता है जो किसी एम्प्लॉय की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता को प्रभावित करते हैं, परफॉर्मेंस को किसी भी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा, जो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है वो एक होलिस्टिक पिक्चर जो है बिजनेस रिजल्ट्स की वो ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रेजेंट करता है। थर्ड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है उसको बनाने में भी हेल्पफुल है। एंड इट मेक अवेलेबल द स्ट्रेटेजिक फीडबैक एंड प्रोवाइड द एक्यूरेट लेवल ऑफ इनपुट फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, यानी जो सही और प्रिसाइज जो लेवल ऑफ इनपुट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसीजन के लिए उसको प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ जो हमें इंफॉर्मेशन सर्च करने में जो समय लगता है उसकी भी बचत होती है। इसके साथ साथ ये जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच है इसलिए इसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट कैन टेक द करेक्टिव एक्शन, मैनेजमेंट जो है वो सुधारात्मक कदम उठा सकती है सही समय पर ताकि उसकी परफॉर्मेंस का जो गैप है बिटवीन, जो परफॉर्मेंस गैप है और एम्प्लॉयज़ में उसको समाप्त किया जा सके। Thank you very much. This is all about balance scorecard which is used to measure the performance of employees in an organization, and it is also